हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का एनालिसिस। आज है 17 अक्टूबर और पहला आर्टिकल आता है हमारा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से रिलेटेड। अब ये क्या है? ये एक तरीके की ग्रुपिंग है, रीजनल ग्रुपिंग है बिटवीन द आसियान नेशंस एंड सम अदर कंट्रीज़। इसमें क्या होता है, एक तरह की ग्रुपिंग है जिसमें डिसाइड करते हैं कि कुछ टैरिफ्स वगैरह कम होंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगा, ट्रेड फैसिलिटेशन होगा और इस तरह की इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के लिए ये पार्टनरशिप बनाई गई थी। ठीक है, अब कुछ रीजंस की वजह से इंडिया ने इसमें से विथड्रॉ कर लिया था 2019 में। लेकिन फिलहाल न्यूज़ आई कि श्रीलंका और बांग्लादेश इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसे ज्वाइन करने के लिए। तो देखते हैं एक बार ये पूरी है क्या चीज़। ठीक है, तो ये एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है अमंग अर्लियर इट वाज अमंग 16 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़। 10 तो आसियान वाली कंट्रीज़ थी और 6 बाकी और कंट्रीज़ थी जिनके साथ आसियान के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स थे। लेकिन इंडिया ने इसमें से विथड्रॉ कर लिया, तो अब इसमें से 15 कंट्रीज़ बची हैं। ये 2020 में साइन हुई गई थी और इफ़ेक्टिव कब से हुई? 2022 से। इनके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो होता है कि ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना, यानी कि टैरिफ्स वगैरह कम लगाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना और मार्केट एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा देना। ठीक है, और मेंबर्स की बात करें तो ये सारे आसियान के मेंबर्स हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनेई, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। और इनके साथ इन वाली कंट्रीज़ के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं तो इनको भी RCEP में डाला गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, चाइना, जापान। ऑल राइट, अब इंडिया के क्या रीजंस रहे थे जिसकी वजह से इंडिया ने इसमें से विथड्रॉ किया? बेसिकली क्योंकि इस ग्रुपिंग में चाइना भी है, तो इंडिया वॉज अप्रीहेंसिव कि क्योंकि चाइनीज के प्रोडक्ट्स काफ़ी चीप होते हैं तो उनसे फिर हमारा मार्केट फ्लडेड हो जाता, काफ़ी ज़्यादा वहाँ से हमारे चाइनीज़ के प्रोडक्ट्स आते और इससे हमारे डोमेस्टिक कंपनीज़ को, डोमेस्टिक मार्केट को अफेक्ट होता। और तो और इसमें जितनी कंट्रीज़ हैं उनमें से कईयों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस है, यानी कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं रादर देन एक्सपोर्ट। तो इस तरह से इंडिया को इससे शायद ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। और वहीं पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को अपोज कर रहे थे क्योंकि उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी वहाँ से इंपोर्ट होते। और इस तरह से डेयरी, जैसे न्यूजीलैंड वगैरह डेयरी के प्रोडक्ट्स में काफ़ी आगे है, तो अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता, RCEP का पार्ट अगर इंडिया बन जाता तो वहाँ से डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ते दामों में आते और यहाँ की डेयरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। और इतना ही नहीं, एक चीज़ होती है ऑटो ट्रिगर मैकेनिज़्म। इसमें क्या होता है ना कि ये एक तरीके का इंडिया ने प्रपोजल दिया था जिसमें ये मैकेनिज़्म होता है कि अगर किसी कंट्री से इम्पोर्ट्स किसी थ्रेशहोल्ड के ऊपर जाते हैं तो टैरिफ अपने आप इंक्रीज़ हो जाएंगे। ऑल राइट, ताकि किसी भी कंट्री पे इसका ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। और इसी तरह से एक चीज़ होती है रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन के हिसाब से ये प्रोविज़न होता है इसमें बेसिकली कि अगर इस वाली ग्रुपिंग में जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से अगर हम प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं तो यानी कि टैरिफ कम लगेगा इस वाले ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या होता है ना, कुछ बाकी कंट्रीज़ इन कंट्रीज़ के थ्रू कभी कभार अपने हो सकता है प्रोडक्ट्स किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें क्योंकि टैरिफ्स कम लगेंगे अगर इन कंट्रीज़ के थ्रू आएगा तो इंडिया का ये कहना था रूल्स ऑफ ओरिजिन के प्रोविजंस एप्लीकेबल होने चाहिए, जिसमें ये डिफाइन होना चाहिए कि कोई अगर प्रोडक्ट किसी कंट्री से आ रहा है तो उस कंट्री का लेबल तभी लगेगा जब कुछ परसेंटेज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वहीं पे बना हो, या फिर उसके जो इनपुट्स हैं मान लो 75% या 80% ऐसा कुछ परसेंटेज डिफाइन कर देते हैं ताकि वो जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्लैरिफाई जाए कि वो मेनली वहीं पे बनाया गया है और बाकी किसी और कंट्री में नहीं बनाया गया है। तो ये सब कुछ कंसर्न्स थे इंडिया के जो कि केटर नहीं किए गए थे और इसी वजह से इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम विथड्रॉ कर लेंगे। लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश अभी फ़िलहाल इसमें अपना इंटरेस्ट काफ़ी दिखा रहे हैं क्योंकि वो अपना इकॉनमी बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड वगैरह बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सब
यही न्यूज़ थी बस इसमें। अब हम बढ़ते हैं आगे। एनुअल सोलर एक्लिप्स, ये एक तरीके का सोलर एक्लिप्स होता है जो कि अभी अमेरिका के साइड देखा गया था। इसको हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं वो मैं अभी बताऊंगी। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, बेसिकली मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, जिससे जो सन होता है वो प्रॉपरली हमें विजिबल नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि सन काफ़ी दूरी पे होता है, उस वजह से क्या होता है कि मून काफ़ी जो मून होता है वो काफ़ी दूरी पे होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो सन होता है उसका सिर्फ पेरिफेरल वाला एरिया दिखता है, जो सिर्फ बाहर का एरिया होता है ना, जैसा कि इसमें भी दिख रहा होगा पिक्चर में आपको, ये बाहर का एरिया सिर्फ ये दिखता है। तो इसलिए उसको एनुलर सोलर एक्लिप्स या फिर रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, व्हेन मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ व्हाइल इट इज़ एट इट्स फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम अर्थ। तो क्योंकि मून काफ़ी छोटा दिखता है, क्योंकि वो काफ़ी दूर होता है तो, और काफ़ी छोटा दिखता है, इसी वजह से सन को कम्प्लीटली कवर नहीं करता, इसलिए हमें पेरीफेरी वाला एरिया दिखता है और इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोल देते हैं। और अभी अभी कुछ टाइम पे ये अमेरिका में दिखा था। यही न्यूज़ थी इसमें। अब आगे बढ़ते हैं अपन। जादेरे नामकट्टी, ये एक प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला है। जी हाँ, GI टैग, यहाँ बीच में कॉमा लगा लेना। एक तरीके की वाइट क्ले स्टिक्स होती हैं फिंगर शेप में, इनका काफ़ी स्मूथ टेक्सचर होता है और इनका काम कहाँ पे आता है, आइडल्स के फोरहेड्स पे लगाने में या मेन के या टेम्पल एलिफेंट्स के लगाने में ये काम आता है। और इनफैक्ट ट्रेडिशनली ये स्ट्रेच मार्क्स जो हो जाते थे चाइल्ड बर्थ की वजह से, उनको भी ट्रीट करने में काम आता था और इसे अभी GI टैग मिला है। ये बेसिकली बना किसका होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ रिच डिपॉजिट ऑफ हाइड्रोसिलिकेट मिनरल्स, जिनकी वजह से फाइन ग्रेन पार्टिकल्स ऑफ क्ले बन जाते हैं। अब जादेरी है क्या, ये एक तरीके का छोटा सा गांव है तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु की, ठीक है। और इनका प्रोडक्शन क्लाइमेटिक कंडीशंस पे काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि इनको सनलाइट काफ़ी अच्छी चाहिए होती है सूखने के लिए। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये तमिलनाडु से है और इसको GI टैग मिला है। और GI टैग एक्चुअल में क्या होता है, ये सब मैंने कई बार पहले कवर कर दिया है कुछ वीडियोस में, आप वो वहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। अब आता है अबॉर्शन वाला केस। अगर आपने कल का एनालिसिस देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा, हमने पहली न्यूज़ जो कवर की थी वो इसी से रिलेटेड थी। इसमें बस ये बात थी कि जो एक विमेन थी उनकी 26 वीक्स की प्रेगनेंसी थी और कुछ कारणों की वजह से वो चाह रही थी कि उसको टर्मिनेट कर पाएँ, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी सही नहीं है और उनके 2 ऑलरेडी किड्स हैं और साथ ही में शी वाज गोइंग थ्रू सम मेंटल डिप्रेशन ऑल्सो। तो वो चाह रही थी कि उनको ये अनुमति दी जाए। लेकिन क्योंकि हमारी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग अगर 24 वीक से ज़्यादा टर्मिनेट कराना है तो वो उसी कंडीशन में होगा जब फीटस एबनॉर्मेलिटी होगी, और इस केस में वो नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया है। ठीक है, यही बात थी बस। और अगर डिटेल में पढ़ना है कि ये एक्ट क्या होता है तो मैंने कल के ही सेशन में कवर कराया था, आप उसको जाके रेफ़र कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मिलेट्स। अब क्या हुआ कि केरला जो है उसने मिलेट कैफ़ेज़ खोलने का जो है डिसाइड किया है, ताकि वो मिलेट्स को या मिलेट प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज़ कर सके। और आपको पता होगा मिलेट्स काफ़ी न्यूज़ में है अभी, क्योंकि जो 2023 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स रिकॉग्नाइज़ किया गया है। अब मिलेट्स होते क्या हैं बेसिकली? मिलेट्स बेसिकली कुछ तरीके की स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रास होती है जिनको ग्रेन क्रॉप्स की तरह कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। और मोस्टली ड्राई एरियाज़ में आपको ज़्यादा दिखेंगी, टेम्परेट सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में ये उगाई जाती हैं। और कुछ कॉमन अगर हम मिलेट्स के नाम देखें तो वो है रागी या फिर फिंगर मिलेट, ज्वार या फिर सोरघम, समा जिसको लिटिल मिलेट भी बोलते हैं, बाजरा और पर्ल मिलेट, वरिगा और प्रोसो मिलेट, फॉक्सटेल, कोडो, ऐसे करके काफ़ी मिलेट्स होते हैं।
इंडिया की बात करें तो बेसिकली इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का इन द वर्ल्ड। अराउंड 20% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया में होता है। और जो मिलेट्स होती है ना वो बाकी सीरियल से काफ़ी हार्ड होते हैं, एक्सपेंसिव भी नहीं होते, दे आर लेस एक्सपेंसिव, और तो और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मिनरल्स लाइक आयरन ये काफ़ी प्रेजेंट होते हैं। तो ये काफ़ी हमारे न्यूट्रिशन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और तो और ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो अगर हमारे कुछ हेल्थ चैलेंजेस होते हैं या हमारी लाइफस्टाइल अगर वगैरह अच्छी नहीं है तो ये हमें काफ़ी हेल्प भी कर सकते हैं। इसी के साथ ये क्लाइमेट चेंज से रेजिलिएंट होते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, इनको ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती उगाने में। और तो और ये सॉइल की हेल्थ को भी रिवाइव करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो ओवरऑल मिलेट्स को इसीलिए प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि हमारे सॉइल के लिए भी अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और ओवरऑल सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। तो बस यही बात थी इसमें। तो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है हमारा। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।